alaikum dear students. Welcome to mechanics lecture number 27. In this lecture we will start discussion with the work and energy. I am Dr. Parvez Ahmed. So आइए आज का lecture start करते हैं. So we have expressed Newton's laws of motions by using the concept of position, displacement, velocity, acceleration and the force. ठीक है, मतलब न्यूटन लॉज को हमने क्या किया हुआ डिस्क्राइब कर लिया है। मतलब जो हमारे पास जो कंसेप्ट है पोजीशंस का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन और फोर्स का। सो न्यूटन लॉ के अंदर हमने देखा कि न्यूटन लॉज बेसिकली लॉज ऑफ मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक नहायत ही जर्नल से कंसेप्ट थे। जो न्यूटन लॉज में जो कुछ भी हमने बयान किया था वो एक जर्नल सा कंसेप्ट था। कि मतलब उन्हीं को हम यूटिलाइज करके जो डायनामिक्स में प्रॉब्लम्स है हमने उनको सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन ज़्यादातर आपको पता मतलब है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशंस है अपने ज़रूरत के मुताबिक मतलब हम उनको मॉडिफाई करते हैं ताकि वो जो प्रॉब्लम्स है उनको हमें सॉल्व करने के लिए आसानी हो। तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, जो लॉज है न्यूटन लॉज है उसमें हम चेंजेस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है दैट इज इक्वल टू द नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, मतलब ये जर्नल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की। सो अपन वी में नॉट इवन नो ऑल ऑफ द फोर्सेस, कि मतलब यहाँ पर हम कहते हैं कि तमाम जो फोर्सेस जो किसी बॉडी पे वो रिएक्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू इट मास टाइम द एक्सेलरेशंस that is being produced as a result of those externally applied forces. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस या जो नेट फोर्स है मतलब कि बहुत सारे फोर्सेस जब एक बॉडीज पे लग रही हो तो उसमें वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम बाज़ दफ़ा मतलब जो तमाम के तमाम फोर्सेस है हमें उन तमाम के तमाम फोर्सेस का नहीं पता होता। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अल्टरनेटिव अप्रोच वो अप्लाई करते हैं एंड दैट इज एनर्जी। वो जो कंसेप्ट है वो हम एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ फोर्स एज द मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब जो बाकी अननोन क्वांटिटीज़ है उनके लिए हम एक अल्टरनेटिव अप्रोच के तौर पर जो एनर्जी है वो यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो यूटिलाइज करते हैं। और मतलब आपको पता है कि एनर्जी भी फोर्स की तरह हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज है। सो न्यूटन लॉज एंड डिफरेंट लैंग्वेज दैट इज एनर्जी, मतलब वी विल डील विद द न्यूटन लॉज डिफरेंट लैंग्वेज दैट इज इन टर्म ऑफ एनर्जी. So before we discuss these, we need to learn how vocabulary. We need to learn some vocabulary and the energy language. ठीक है, मतलब इससे पहले कि हम न्यूटन लॉज को इन टर्म ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करें उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझना वो ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी के ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी और व्हाट इज़ वर्क। ठीक है, तो एनर्जी का एक फॉर्मल सा डिफिनीशन है कि वेरी कॉमन टर्म एंड द एवरीडे लैंग्वेज, मतलब ये एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि एनर्जी क्या है। ठीक है, सो एवरीडे मीनिंग्स माई नॉट कोइंसाइड विद द फिजिक्स मीनिंग। तो ज़रूरी है मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि एवरीडे लैंग्वेज में हम एनर्जी के लिए जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं या जो कंसेप्ट हम समझते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वो फिज़िक्स में जो एनर्जी की जो मीनिंग है बिल्कुल वह सेम टू सेम हो। सो फिज़िक्स में हम एनर्जी को ऐसे कुछ अल्फाज में डिफ़ाइन करते हैं कि एवरी फिज़िकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफर्स आर ट्रांसफॉर्मेशंस. So energy and physics can be somewhat abstract. So एनर्जी फिजिक्स में हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि जो भी फिजिकल प्रोसेस होती है, मतलब फिजिकल प्रोसेस में हमारे पास हमेशा क्या होती है, मतलब एनर्जी इन्वॉल्व होती है। और फिजिक्स में हम कहते हैं कि एनर्जी इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, कि ये किसी बॉडी की काम करने की सलाहियत है। और हम इसको अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं वर्क के लिए कि वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, फिर एनर्जी की हम कहते हैं कि जो वर्क है इट्स स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, के मतलब ये जो एनर्जी है ये बॉडी में काम के सूरत में वो स्टोर हो जाती है, वर्क की सूरत में वो स्टोर हो जाती है।
और एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं हम कहते हैं इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क। ठीक है, सो जितने भी हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है उनमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, या एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब हम कहते हैं कि उसी प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो एनर्जी एंड फिजिक्स कैन बी समवॉट एन एब्स्ट्रैक्ट, के मतलब एनर्जी हर चीज़ में मतलब हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट का काम करती है, कि मतलब ये उसमें हर जो प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं उसमें किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होती है। So far we have expressed Newton's law of motion in terms of force, and we have considered the dynamical properties particles by talking about various particle properties। मतलब ये बात तो आप ऑलरेडी समझ गए हो कि हमने यहाँ तक भी जो भी न्यूटन लॉज वो डिस्कस किए हैं उनको हमने विद रिस्पेक्ट टू फोर्स मतलब उसको डिस्कस किया हुआ है कि फोर्स मुख्तलिफ पार्टिकल्स पे वो रिएक्ट कर रहा है, एंड एज ए रिएक्शन ऑफ द फोर्स वो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर वी विल टॉक अ डिफरेंट अप्रोच एंड टॉक अबाउट सिस्टम एंड सिस्टम प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम पार्टिकल्स की बजाय एक पूरे सिस्टम की बात करेंगे, और सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज है पूरे सिस्टम का उसकी हम बात करेंगे। सो सिस्टम से क्या मुराद है? सिस्टम हम जब डिफाइन करते हैं हम कहते हैं स्मॉल पोर्शंस of the universe which we focus on and a given problem. So what the system is depend on the problem. So what the system is depend on the problem। ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या है, यूनिवर्स का एक मतलब स्मॉल सा पोर्शन है। ठीक है, जिस पे हम फोकस करते हैं एक ख़ास किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए, और जो सिस्टम है मतलब वो डिपेंड करता है उसी प्रॉब्लम्स पे। सो ए सिस्टम में भी फॉर एग्जांपल सिंगल पार्टिकल्स, सिंगल मतलब सिस्टम से यहाँ पर हम मुराद लेते हैं एक सिंगल पार्टिकल्स भी हो सकती है, एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकती है, स्पेस का एक रीजन भी हो सकता है, और मैनी मे वेरी इन साइज एंड शेप डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। मतलब ये सिस्टम इनमें से कुछ भी वो हो सकती है। इसके अलावा जो जब हम सिस्टम के बारे में टॉक करते हैं तो इसमें हम जो है सिस्टम की एनवायरनमेंट के बारे में भी हम बात करते हैं। सो द सिस्टम इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एज एट्स बाउंड्रीज। ठीक है, तो सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस करती है एज मतलब एज इट्स बाउंड्रीज, मतलब इसके बाउंड्रीज के मतलब ऐसी तनाजुर में कि वो इसके क्या है वो उसकी सराउंडिंग को कंस्टिट्यूट करता है या उसकी बाउंड्रीज को बनाता है। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन, पहले हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि प्रिसाइजली इन फिजिक्स, उसमें हम एग्जैक्टली फिजिक्स के अंदर हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। सो डिस्क्राइब व्हाट इज अकम्प्लिश्ड बाय द फोर्स एंड मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वर्क की डेफिनेशंस है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्क इन फिज़िक्स। ठीक है, सो फिज़िक्स में हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि जब क्या करता है एक फोर्स है वो किसी बॉडी पे अप्लाई होती है और वो बॉडी सम डिस्टेंस कवर करे, तो उसको हम कहते हैं कि द वर्क इज़ बीन डन, के काम हो गया है। मतलब यहाँ पर देखे ये एक ब्लॉक है उस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो अनटिल एंड अनलेस आई डू नॉट कवर सम डिस्टेंस, ठीक है, कि जब तक ये कोई डिस्टेंस कवर ना करे तो उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि काम हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जबकि रोज़मर्रा ज़िंदगी की ये डिफिनीशंस वो नहीं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो वर्क की डिफिनीशन है वो इस तरह वो नहीं है। ठीक है, सो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, the word done W would be equal to the product of the magnitude of the displacements multiplied by the component of the force parallel to the displacement। अब हम यहाँ पर दो चीज़ों को डिफाइन करें कि वर्ड डिफाइन कर रहा है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो आपको पता है कि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर बॉडीज पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो फोर्स इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। सो फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, वन कंपोनेंट इज
एक वाला जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सो बी रिमेंबर कि फोर्स की जो मोशन होती है इट्स बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो मतलब जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मतलब इसी की वजह से बॉडी मूव करती है अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ। तो यहाँ पर हम जब जब डिफाइन कर रहे हैं कि वर्क हमारे पास क्या है, तो हम कहते हैं कि द वर्क ऑफ एन बॉडी इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये क्या है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि मतलब ये हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। सो वर्क हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट जो कि इस डिस्प्लेसमेंट की पैरेलल हो, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट ये देखिए इस डायरेक्शन में है, और फोर्स का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो उन दोनों की प्रोडक्ट, उन दोनों का जब प्रोडक्ट हम लेते हैं तो इसको हम वर्क कहते हैं। दैट इज वर्क इज इक्वल टू द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है यू नो दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट की हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डी। सो वर्क की जो मोस्ट फॉर्मल डिफिनीशन है दैट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सो यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक मतलब एक शख्स वो क्या कर रहा है, बॉडी को खींच रहा है, जिस तरह मतलब सिमिलर एग्जांपल है जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड पे की है कि इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और द बॉडी or this box is being displaced through a certain distance that we through a certain displacements that we have shown is equal to d। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास वर्क होगा तो वर्क W is equal to the parallel components of force and displacement that is equal to uh, FD cos theta। मतलब कि वर्क इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। सो वो हमारे पास क्या है, एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। ठीक है, सो बी रिमेंबर दिस इज बीन द वर्डन फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। इसी कंडीशन में हम यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करता। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेशल केसेस कंसिडर करेंगे कि हम कहते हैं कि वर्क डन इज बेसिकली वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है कि व्हेन एफ एंड डी आर पैरेलल, कि मतलब जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो, इसका मतलब होगा कि दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। एंगल थीटा जीरो हो तो cos जीरो इज इक्वल टू वन। सो इस कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू, जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ डी, मतलब मैक्सिमम वर्क हमारे पास होगा। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन। सो आसानी के साथ जो हमारे पास जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू मतलब आपने सिंपल दोनों क्वांटिटीज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज इक्वल टू 1500 न्यूटन मीटर्स और जाउल। ठीक है, अब वर्क की जो यूनिट हमारे पास है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है दैट इज मीटर। सो न्यूटन पर मीटर एक और यूनिट को जन्म लेती है दैट वी कॉल जौल। अब जौल हमारे पास क्या है कि वन जौल जो है, वन जौल बराबर है 1 न्यूटन मीटर का। और इसके हमारे पास ये बेसिक डेफिनेशन है कि द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जौल if 1 Newton of force is applied on a body and it is being displaced through a distance of 1 meter in the same direction। ठीक है, तो ये हमारे पास जूल की एक प्रॉपर यूनिट है। अच्छा, अगेंस्ट हम एक मतलब एक प्रॉब्लम्स थोड़ा सा डील करेंगे
कि मतलब यहाँ पर एक बंदा है, उसने हाथ में कुछ चीज़ें पकड़ी हुई है, ठीक है, और वो उसको साथ लेके जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ द वर्क हमें कहा जाता है कि आप क्या करें, वर्क डन को वो कैलकुलेट करें। तो वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बंदा है कैन एग्जर्ट अ फोर्स एंड डू नो वर्क। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है लेकिन इसके बावजूद वो कोई काम नहीं कर रहा। फिजिक्स की इस्तिलाह में मतलब फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कि ये बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसने इस बॉडी को पकड़े हुआ है लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा। वो कैसा है, वो ऐसा है कि मतलब यहाँ पर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन इधर मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, ठीक है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो यहाँ पर आप ज़ीरो वैल्यू पुट करें, सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उसी कंडीशन में अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हैं, सो कॉस 90 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी कंडीशन में भी वर्क डन वो ज़ीरो है। मतलब एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आ जाती है वर्क के दौरान, एक बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन इसके बावजूद वर्क डन ज़ीरो के बराबर है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये है कि हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, या हमारे पास ये है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहा है इट इज़ एट 90 डिग्री टू द डिस्प्लेसमेंट। सो दोनों कंडीशन में हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। और इसकी जो एग्जांपल है, वॉकिंग एट कांस्टेंट स्पीड विद द ग्रोसरी बैग, ठीक है, कि मतलब हम क्या करें, ये इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो ये है कि बंदा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वॉक कर रहा हो और ग्रोसरी की जो बैग है वो उसके हाथ में हो, ठीक है। अब दूसरी मतलब एक एग्जांपल हमारे पास है कि बिल्कुल उसी तरह कि ये एक बॉडी है, उस पर हम एक पर्टिकुलर एंगल पे, दैट इज एंगल इक्वल टू 37 डिग्री, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक पर्सन उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसको खींच रहा है, ठीक है। तो वर्क का हमें ये पता है कि वर्क इज गिवन बाय दिस फार्मूला। सो यहाँ पर जो बॉडी है इट्स मास इज 50 kg, जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स। जो फ्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर जो बॉडी की मोशन को फोर्स कर रहा है दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन एंड द एंगल इज 37 डिग्री। सो आपने वही जो प्रीवियस लॉजिक है, आपने फ्रैक्शंस को मतलब फ्रैक्शन के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, आपने न्यूटन लॉस के लिए किया हुआ है। सो वो वाले कंसेप्ट यूटिलाइज करके आपने यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क, अपने वर्क को कैलकुलेट करना है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए व्हाट यू हैव टू डू बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग वर्क, तो अगेन आपने वही स्टेप अप्लाई करने हैं कि स्केच ड्रा करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करना है, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है टू नो द अननोन फोर्सेस, देन यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय स्पेसिफिक फोर्स। फिर आपने फाइंड द नेटवर्क बाय ईदर find the net force and then find the work it does, or you have to find the work done by each force and then you have to add them। ये आपने स्टेप जो जस्ट यूजुअल स्टेप है आपने ये अप्लाई करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक टिपिकल एग्जांपल है, टिपिकल प्रॉब्लम है कि you have an object and that object has been displaced by a force। Here you can see that this is the force on a fractionless horizontal surface। ये एक ऐसी सरफेस है जिसपे मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे हम कहते हैं कोई फ्रैक्शंस नहीं है। सो द प्री बॉडी डायग्राम इज शोन, ये हमारे पास ये प्री बॉडी डायग्राम है। the normal force S, the normal force and the weight do no work and the process, ठीक है, कि नॉर्मल जो फोर्स है वो क्या करता है, वो सिर्फ वेट को बैलेंस कर रहा है, तो वो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से नॉर्मल फोर्स और वेट की वजह से इनके मतलब ये क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट का, सिमिलरली वेट भी परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये दोनों क्यों मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो नॉर्मल फोर्स क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम कहते हैं कि नॉर्मल फोर्स इट इज एंगल अप 90 डिग्री, सिमिलरली द वेट इज आल्सो एंगल अप 90 डिग्री, ठीक है।
तो दोनों अगर 90 डिग्री पर हो, मतलब सॉरी, वेट जो है दैट इज एन एंगल ऑफ 270 डिग्री और -90 डिग्री। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पोर क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो -90 या 270 डिग्री पे है। तो दोनों कंडीशन में कास्ट थीटा जो है वो बराबर है ज़ीरो के। तो हम कहते हैं कि इसी कंडीशंस में नॉर्मल फोर्स या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई काम नहीं कर रहा। सो द वर्क विल ओनली बी डन बाय द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट यू अप्लाई। सो द वर्क डन ऑन अ बैकपैक, बैकपैक पे मतलब आप वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट लाइक यू कैन सी अ पर्सन इन द फिगर, ही हैज़ अ बैकपैक and he's trying to climb an inclined surface, ठीक है। So you are being asked calculate the work a hiker must do on a backpack of mass equal to 15 kg in order to carry it up a hill of height equal to 10 meter as shown। इस तरह मतलब जैसे दिखाया गया है। So B, you have to calculate the work done by gravity on the backpack, ठीक है। C, calculate the net work done on the backpack। आसानी के लिए आपने ये इज्यूम करना है कि द मोशन इज स्मूथ एंड एट कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज जीरो एक्सेलरेशंस। इसी कंडीशन में अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। उसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो क्या है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है इस बॉडी पे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्री बॉडी डायग्राम है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो इस कंडीशन में सम सॉर्ट ऑफ द नॉर्मल फोर्स, ठीक है, वो क्या है, वो बॉडी की वेट को वो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि you have to apply the concept of work, that work is basically equal to W एफ डी cos theta। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वर्क होगा, एच इस वर्ड से हमने पुट किया हुआ है। द हॉरिजॉन्टल वर्क इज डन बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज एफ विद सबस्क्रिप्ट एच डी cos theta विच इज इक्वल टू, आपका थीटा हमारे पास क्या है, थीटा बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। एफ एच इस कंडीशन में हमारे पास ये सैम्पल फार्मूला बच जाता है। उसमें आपने जस्ट अब वैल्यूज पुट करनी है, मतलब एफ हमारे पास मतलब उसकी वैल्यू पुट करनी है और फिर बाकी जो मतलब है उसकी वैल्यू पुट करनी है। सो यू विल गेट योर आंसर, आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, फिर एक कंसेप्चुअल एग्जांपल है कि डज द अर्थ डू वर्क ऑन द मून, कि क्या ज़मीन पे मतलब ज़मीन जो है वो मून पे वर्क करता है कि नहीं करता। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि द मून्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एन a nearly circular orbit with approximately constant tangential speed, kept there by the gravitational force exerted by the earth। Does gravity do work, ठीक है। डज ग्रेविटी मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि डज ग्रेविटी डू पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और नो वर्क एट ऑल। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि जो मून है वो मतलब ज़मीन के गिर्द क्या करती है, वो चक्कर लगाती है, रिवॉल्व कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन जो एक्सेलरेशन है मतलब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी मैग्नीट्यूड मतलब होती है जो वेरी मतलब उसके अंदर वो होती है बॉडी जो, ये कंडीशन हमने पहले भी वो डील किया हुआ है मतलब जब हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर मोशंस को, ठीक है। इसी कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, इसका जवाब देना है कि वर्क डन, कि क्या वो मतलब ग्रेविटी जो काम करता है पॉजिटिव वर्क करता है, नेगेटिव वर्क करता है, या नो वर्क एट ऑल ऑन द मून, कि मून पे कोई भी काम मतलब ज़मीन की वजह से वो नहीं हो रहा, या ज़मीन की वजह से उस पर कोई वर्क वो नहीं हो रहा। ये आपने अपने जो प्रीवियस कंसेप्ट है वर्क डन का, जो डिफिनीशंस हमने किए, उन डिफिनीशंस को या उन जो कंसेप्ट है उनको यूटिलाइज करके इस क्वेश्चंस का आपने मतलब जवाब देना है। दो के कंप्लीट डिटेल इज गिवन इनसाइड द बुक, वो बुक के अंदर मौजूद है। फिर एक और एग्जांपल हमारे पास है कि जिस तरह आप लोगों को फिगर में दिख रहा है कि मतलब एक बंदा है मतलब कि वो क्या है, वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है एक कार्ड पे, और वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट मेक एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री टू द ग्राउंड।
So what actually you need to do, calculate the work done by this force when the wagon is dragged at displacement d equal to 100 न्यूटन along the ground. तो सारे क्वांटिटीज गिवन है, आपने क्या करना है, सैम्पल जो वर्क डिफिनीशंस है उसको यूटिलाइज करके आपने क्या करना है, वर्क को कैलकुलेट करना है। आई मीन जस्ट इससे आपको को अपनी कैपेबिलिटीज का पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर। Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.